हमारे देश के राष्ट्रीय आंदोलन में कई तरह के विद्रोह हुए हैं, जैसे 1857 का विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, भूमिज विद्रोह, संथाल विद्रोह। इसी तरीके से किसानों से संबंधित भी कई तरह के विद्रोह हुए हैं। किसानों से संबंधित विद्रोह में एक प्रमुख कारण नील को भी माना जाता है। नील सूती वस्त्रों के रंगाई में प्रयोग किया जाता था, अर्थात वो एक रंजक के रूप में प्रयोग किया जाता था। लेकिन नील के उत्पादन से किसानों पर काफ़ी उसका दुष्प्रभाव पड़ता था। किसान जब नील की खेती करते थे तो उनका जो ज़मीन था, भूमि था, वो धीरे धीरे अनुर्वर होता चला जाता था, उसकी उर्वरता क्षमता कम होती चली जाती थी। दूसरा कारण यह था कि खाद्यान्न की तुलना में नील के उत्पादन से उन्हें कम आय की प्राप्ति होती थी। इस कारण आप लोग देखे होंगे कि हमारे इतिहास में एक बार नील विद्रोह हुआ था। नील विद्रोह का समय था, बताइए नील विद्रोह का समय क्या था? 1859 से 60। और इस विद्रोह के बारे में दीनबंधु मित्र अपने एक नाटक में लिखते हैं, जिस नाटक का नाम था नील दर्पण। देखिए, ये भी पूछा जाता है कि नील दर्पण की रचना किसने की थी? तो दीनबंधु मित्र ने की थी। ठीक है, तो नील दर्पण की रचना की थी, जिसमें किसानों की हालत, किसानों की स्थिति के बारे में बताए थे कि किस तरह किसान शोषित हो रहे थे। और फिर शोषण के खिलाफ किसान धीरे धीरे अहिंसक आंदोलन को प्रारंभ करते हैं और फिर वो आंदोलन हिंसा में परिवर्तित हो जाता है। किसान जो होते हैं वो खेतों में, नील की खेतों में आग लगा देते हैं, नील की खोटी में आग लगा देते हैं, बागान मालिक जो होते हैं उन पर हमला करते हैं। लेकिन किसान इतने मजबूत स्थिति में नहीं होते हैं कि आंदोलन को आगे कर पाते, तो आंदोलन को दबा दिया जाता है। लेकिन प्रभाव स्वरूप बंगाल में एक नील आयोग का गठन किया जाता है और धीरे धीरे बंगाल की भूमि से नील की खेती का पतन हो जाता है। लेकिन फिर क्या होता है? फिर हमारे बिहार में नील की खेती काफ़ी फलने फूलने लगती है, आगे बढ़ने लगती है। इसी क्रम में अब हमारे राज्य बिहार में बिहार के किसान जो थे वो प्रभावित होने लगते हैं, शोषित होने लगते हैं। और इसी शोषण का परिणाम था चंपारण सत्याग्रह, जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। चूँकि हम लोग बिहार स्पेशल देख रहे हैं तो हम लोग अपने चंपारण सत्याग्रह से कौन कौन से प्रश्न आते हैं इसे भी हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं चंपारण सत्याग्रह के बारे में। तो सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह क्या था? तो देखिए, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। चंपारण हमारे बिहार के एक जिला का नाम है जो कि उत्तर में स्थित है। ठीक है, और चंपारण में तिनकठिया प्रथा प्रचलित था। तिनकठिया प्रथा के अंतर्गत किसान जो थे वो बागान मालिकों से एक अनुबंध कर लेते थे, एग्रीमेंट कर लेते थे, जिसके अनुसार उन्हें प्रति बीघा 3 कट्ठा पर नील की खेती अनिवार्य रूप से करना होता था। और देखिए, ये प्रश्न भी आपको आया हुआ है कि 20 कट्ठा में केवा भाग पर कितना हिस्सा पर नील की खेती अनिवार्य रूप से करना होता था। ये आपका 66वीं बीपीएससी में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो 3 कट्ठा पे नील की खेती अनिवार्य रूप से करना होता था। ये अनुबंध था और जिस कारण किसान खेती करते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जर्मनी में कृत्रिम रंग का आविष्कार हो गया। कृत्रिम रंग के आविष्कार हो जाने से नील की खेती के द्वारा जो उत्पादन होता था उसका मांग कम पड़ने लगा, जिस कारण जो बागान मालिक थे अब वो भी नहीं चाहते थे कि नील की खेती हो, लेकिन वो इसका शोषण करना चाहते थे। इसके द्वारा वो शोषण करने लगे। उन्होंने किसानों को कहा कि अगर यदि कोई ऐसे किसान जो कि नील की खेती नहीं करना चाहते हैं तो वो लगान देकर नील की खेती से मुक्त हो सकते हैं। और अधिक से अधिक उन पर लगान करारोपण कर दिया गया, अधिक से अधिक लगान लगा दिया गया। इस कारण वहाँ के किसान, जो किसान योग्य थे, बहुत धनी थे, जो कि बहुत कम थे, वही लगान दे सकते थे, बाकी तो नहीं दे सकते थे, तो उन्हें नील की खेती ही करनी पड़ती थी। तो बहुत अधिक लगान बढ़ा दिया गया था। इन्हीं सारी समस्याओं को लेकर हमारे बिहार के चंपारण के राजकुमार शुक्ल, देखिए हमारे बिहार के चंपारण के राजकुमार शुक्ल कहाँ पहुँच जाते हैं? तो
कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में पहुंच जाते हैं। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में वे महात्मा गांधी से मुलाकात करते हैं, गांधी जी से मुलाकात करते हैं और चंपारण के किसानों की दयनीय स्थिति के बारे में बताते हैं और आमंत्रित करते हैं कि आप हमारे बिहार में आइए और किसानों के संदर्भ में आंदोलन कीजिए, कुछ कार्य कीजिए। उसके बाद महात्मा गांधी कहते हैं कि ठीक है, हम लोग आते हैं। तो देखिए, राजकुमार शुक्ल किस गांव से थे? तो मुरली भड़हरवा गांव से थे। और देखिए, ये भी प्रश्न आया हुआ है, तो आप इसे भी देख लीजिएगा। उसके बाद राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण के बाद महात्मा गांधी चंपारण आने का निर्णय ले लेते हैं। तो वो कलकत्ता से पटना, पटना से मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर से चंपारण 15 अप्रैल 1917 को वो पहुंच जाते हैं। ठीक है, 15 अप्रैल 1917 को वो पहुंच जाते हैं। और जैसे ही महात्मा गांधी चंपारण पहुंचते हैं, मोतिहारी पहुंचते हैं, बहुत सारे लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है, जिससे वहाँ के जो मजिस्ट्रेट थे हॉडकॉक, वो उन्हें चंपारण छोड़ने का आदेश जारी कर देते हैं 16 अप्रैल 1917 को। लेकिन और धारा 144 के उल्लंघन के आधार पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन महात्मा गांधी काफ़ी कुशल व्यक्तित्व के व्यक्ति थे, इस कारण उन्हें उनके व्यक्तित्व के कारण उनमें ये बहुत बड़ी क्षमता थी कि वो अपने विरोधियों को भी अपने पक्ष में कर लेते थे। इस कारण 21 अप्रैल 1917 को उन्हें रिहा कर दिया जाता है। उसके बाद 22 अप्रैल को वे बेतिया पहुंचते हैं और बेतिया में वे कहाँ रुकते हैं? तो हजारीमल धर्मशाला में वे रुकते हैं। और देखिए, महात्मा गांधी, प्रश्न ये भी आता है ना कि क्या महात्मा गांधी प्रासंगिक हैं? आपको मेंस में लिखने के लिए आता है। तो देखिए, महात्मा गांधी के व्यक्तित्व से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और महात्मा गांधी प्रासंगिक हैं, वो आपको यहाँ से भी नज़र आ जाएगा। जब महात्मा गांधी किसानों के समस्या को समझने के लिए, उसके संबंध में कदम उठाने के लिए वे जब आते हैं चंपारण में, तो देखिए, वो सिर्फ अपने पक्ष के लोग, अर्थात वो सिर्फ किसानों से बात करके आंदोलन शुरू नहीं कर देते हैं, वो विपक्षी लोगों से भी मिलते हैं, उनकी भी राय को जानते हैं और उनसे भी इस समस्या में समाधान निकालने का अनुरोध करते हैं। इसी क्रम में देखिए, वो प्लांटर्स एसोसिएशन के सचिव JM विल्सन से मिलते हैं। फिर एक मोतिहारी नीलकोठी के मैनेजर थे इरविन, WS इरविन, जो उन्हें रात्रि भोज के लिए बुलाते हैं और उस रात्रि भोज में महात्मा गांधी राजेंद्र प्रसाद के साथ जाते हैं। और इसी में देखिए, आपका 69वीं BPSC में प्रश्न आया हुआ है कि कौन रसोइया था जो महात्मा गांधी का जान बचाया था। तो देखिए, वो सारी कहानी आपको यहीं देखने को मिलती है कि WS इरविन नाम के एक नीलकोठी के मैनेजर थे चंपारण के, वो महात्मा गांधी को रात्रि भोज के लिए बुलाते हैं और बतख मियाँ को भोजन में जहर मिलाकर उनको दे देने को कहा जाता है। लेकिन बतख मियाँ वो भोजन को या वो दूध को देने से मना कर देते हैं और इसकी सूचना राजेंद्र प्रसाद को और महात्मा गांधी को दे देते हैं, जिस कारण महात्मा गांधी की जान बच जाती है। तो यही प्रश्न आपको 69वीं BPSC में पूछा है कि उस रसोइया का नाम बताइए जिन्होंने महात्मा गांधी का जान बचाया। रसोइया जो था बतख मियाँ, उन्होंने महात्मा गांधी की जान बचाई थी। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि गांधी जी के प्रमुख सहयोगी के रूप में चंपारण सत्याग्रह के दौरान कौन थे। तो राजेंद्र प्रसाद तो थे ही, नरहरि पारिख थे, रामनवमी प्रसाद, महादेव देसाई, JB कृपलानी, ये सभी व्यक्ति जो थे वो चंपारण सत्याग्रह के दौरान इन्हें मदद कर रहे थे। और जब चंपारण सत्याग्रह हो रहा था, जब चंपारण में किसानों के साथ मिलकर महात्मा गांधी आंदोलन कर रहे थे, तो उस समय वहाँ के उपराज्यपाल कौन थे? तो उपराज्यपाल एडवर्ड गेट थे। देखिए, ये भी महत्वपूर्ण है। और एडवर्ड गेट जो थे, उन्हीं के सलाह के आधार पर फिर एक समिति का, बिहार के उपराज्यपाल जो थे एडवर्ड गेट, उनकी सलाह पर एक समिति का गठन कर दिया जाता है। तो देखिए, ये चंपारण आंदोलन की सबसे पहली सफलता थी कि सरकार इस बात को सुन ली कि आंदोलन काफ़ी तीव्र हो रहा है, अगर इसे आगे नहीं किया जाए तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए उन्होंने एक समिति गठन कर दी, जिस समिति का नाम था चंपारण एग्रेरियन समिति। ठीक है, और ये भी देखिए, आपके टीचर वाले में ये प्रश्न
आ चुका है। तो उस समिति में सलाई जो थे, FG सलाई, वो उसके अध्यक्ष बनते हैं और महात्मा गांधी भी उस समिति में एक सदस्य के रूप में होते हैं। अन्य सदस्य थे आपके नारायण सिंह, DJ रिथ, G रैनी, हरिहर प्रसाद, LC अदामी, ठीक है। और इसकी सिफारिश आपको 4 अक्टूबर 1917 को आती है। और इस समिति में महात्मा गांधी अपने तर्क से ये सिद्ध करने में सफल हो जाते हैं कि किस तरीके से नील की खेती से किसान जो हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, वो गरीब हो रहे हैं, उनके लिए ये हितकर नहीं है। और इसमें निर्णय आता है कि 3 कठिया पद्धति को समाप्त किया जाता है, अर्थात प्रति बीघा पे 3 कट्ठा जमीन की खेती करना जो अनिवार्य था उसे समाप्त कर दिया जाता है। और अवैध रूप से जो वसूली की गई थी उसे भी वापस करने का निर्णय लिया जाता है और 25% या 1/4 भाग जो वसूली की गई थी उसे वापस करने का निर्णय लिया जाता है। और वैसे किसान जो योग्य थे, देखिए गांधी जी दोनों के पक्ष को ध्यान में रखते थे, तो इसलिए देखिए वैसे किसान जो योग्य थे तो उन्हें कहा गया कि वे लगान का 1/4 भाग छोड़कर 3/4 भाग दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा चंपारण सत्याग्रह था। और देखिए यही चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। तो देखिए हमारे बिहार की ज़मीन कितनी गौरवशाली है, ठीक है। उसके बाद देखिए गांधी जी के द्वारा कुछ और भी महत्वपूर्ण कार्य को किया गया था। जैसे आप देख सकते हैं कि वरहरवा लखनसेन गांव में उन्होंने पहला स्कूल स्थापित किया था 14 नवंबर 1917 को। उसके बाद 24 नवंबर 1917 को कस्तूरबा सेवा केंद्र स्थापित किया था। आप लोग को सभी को पता है कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था और 2017 में इसका शताब्दी वर्ष भी मनाया गया था, ठीक है, 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में।